breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. Muttering means speaking in a low voice. जैसे कई लोग नहाते वक्त मुंह में मंत्र जाप करते हैं, ऐसे ही ईश्वरन भी आराम से खूब सारी बाल्टियां भर के नहाता था और मुंह में एक मंत्र जाप करता था. तो महेंद्र गणेशा को बताता है कि मैं तो सुबह सुबह उठ के नाश्ता करके अपना लंच बॉक्स लेकर काम पर चला जाता था और पीछे से ईश्वरन शेड को, यानी कि हमारी जो टेम्पररी रेजिडेंस है, उसे साफ करता था, मेरे कपड़े धोता था और आराम से नहाता था. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. Dozing off means falling asleep. तो ईश्वरन क्या करता था, जैसे ही वो नहाता था तब तक लंच टाइम हो जाता था, फिर वो अपना लंच खाता था, थोड़ी सी कहानियां पढ़ता था और फिर सो जाता था. तो एक बड़ी रिलैक्स लाइफ जीता था ईश्वरन. The book was usually some popular Tamil thriller running into hundreds of pages. Its imaginative description and narrative flourishes would hold Iswaran in thrall. Narrative flourishes means detailed descriptions. बहुत ही डिटेल में किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना. Enthrall means the state of being in someone's power. जैसे हम कहते हैं to be captivated by someone. ईश्वरन जो कहानी पढ़ता था वो तामिल थ्रिलर कहानियां हुआ करती थी और वो बहुत ही मोटी मोटी किताबें थी. ऐसा था कि हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में लिखी गई थी और उनमें बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता था हर चीज को. और वो पढ़ के ईश्वरन इतना कैप्टिवेट हो जाता था, इतना अट्रैक्टेड हो जाता था उन स्टोरीज की तरफ कि वो उनमें गुम हो जाता था और वो आगे 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 पढ़ता रहता था, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो जाती थी. वो ये जानना चाहता था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसलिए वो स्टोरी को आगे आगे पढ़ता रहता था. So let us read further. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. महेंद्र ये कहता है कि जब महेंद्र को ईश्वरन कोई कहानी सुनाता था और वो उसे डिस्क्राइब करता था तो उसके डिस्क्रिप्शंस में भी ये तमिल स्टोरीज की इन्फ्लुएंस होती थी. तो जैसे वो इतनी डिस्क्रिप्शन वाली कहानियां पढ़ता था तो वैसे ही वो कहानियां सुनाता भी था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. Then Mahendra says कि छोटी से छोटी बात को भी ईश्वरन इतने स्टाइल से सुनाता था, एकदम सस्पेंस क्रिएट करता था और एंड में एक सरप्राइज देता था कि उसकी वो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी. Then he says, for example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, तो ये सिंपल सी बात है कि वो बोल दे कि मैं हाईवे पे जा रहा था और मैंने देखा कि एक पेड़ टूट के गिरा हुआ है. लेकिन वो ऐसे नहीं बोलता था. वो क्या करता था? He would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Arched up means curved up, ऊपर की तरह से कर्व कर लेना आईब्राउज को. Deserted means empty, एकदम खाली. तो ये सिंपल सी बात को ईश्वरन ऐसे नहीं बोलता था कि मैं हाईवे पे जा रहा था और एक पेड़ टूटकर गिरा हुआ था. वो कहता था अपनी आईब्रो से ऊपर की तरफ उठा के, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करके, अपने हाथ बाहर की तरफ निकाल के, ऐसे जैसे कि वो कोई ड्रामा, कोई इनैक्टमेंट कर रहा है. फिर वो कहता था The road was deserted and I was all alone. फिर वो आगे क्या कहता था? Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो ऐसे स्टाइल में ईश्वरन स्टोरी सुनाता था. Now enormous means huge. तो फर्दर क्या कहता था कि मैंने क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा सा बीस्ट रोड पर बैठा हुआ है.
तो वो क्या कह रहा है, ये जो पेड़ है मुझे ऐसे लगता था कि एक बहुत ही बड़ा सा जानवर बैठा हुआ है और मैं सोचता था कि मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसकी तरफ पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ है और उसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं। तो ऐसे स्टाइल से ईश्वरन ने ये बात सुनाई और यही इंटरेस्टिंग है, यही चीज कैप्टिवेटिंग है, यही एक आर्ट है स्टोरी टेलिंग का। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. Uncritically means without judging them. इतने अच्छे से ईश्वरन स्टोरी सुनाता था कि महेंद्र उन्हें सच समझता था और बिना कुछ कहे, बिना कुछ कमेंट किए, बिना उसे जज किए उसकी कहानी पर विश्वास करता था। The place I come from is famous for timber, ईश्वरन would begin. फिर ईश्वरन ने एक और स्टोरी सुनाई महेंद्र को। उसने उसे कहा कि मैं जिस जगह को बिलोंग करता हूं वहां पे बहुत सारी वुड होती है। वुड को जब आप फिनिश कर देते हैं उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए, तब उसे टिम्बर कहा जाता है। There is a richly wooded forest all around. Then he said that where I live, around that place there is a big huge forest full of woods. The logs are hauled onto the lorries by elephants. Hauled means transported. तो जितने भी वुड है, जितने भी टिम्बर की लॉग्स हैं, पीसेस हैं, उन्हें एलिफेंट्स उठा उठाकर लॉरीज में भरते हैं। They are huge, well-fed beasts. Beasts means an animal. Then further he says कि वहां पे जो एलिफेंट्स होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और वो बहुत सारा खाना खाते हैं। When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. Mahout is a person who controls or tames the elephant. And further, ईश्वरन says कि जब ये हाथी, बड़े बड़े ह्यूज हाथी पागल हो जाते हैं तो जो महूत है वो भी उन्हें काबू में नहीं कर पाता, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. Prologue is an introductory session before a speech. तो पहले ईश्वरन अपनी स्टोरी को इंट्रोड्यूस ऐसे करता था, ये बताता था कि ये स्टोरी मेरे गांव की है। मेरे गांव के आसपास बहुत बड़ा जंगल है जिसमें बहुत घने घने पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ों को हाथी उठा उठाकर लॉरीज में डालते हैं। हाथी बहुत बड़े बड़े होते हैं और अगर वो पागल हो जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो महूत भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। देन महेंद्र सेज दैट इस इंट्रोडक्शन के बाद वो एक बहुत ही डिटेल्ड कहानी सुनाता था एलिफेंट के बारे में, और हमें भी ये कहानी सुनने को मिलेगी। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad? Tusker means an elephant. Now here, Iswaran has started the story. वो कहता है कि एक बार ये जो टिम्बर यार्ड है यहाँ से ये हाथी भाग गया और वो पूरे गांव में, पूरे शहर में इधर उधर भाग रहा था, घूम रहा था। और जब वो चल रहा था तो क्या हो रहा था, वो कभी अपना पैर बुशेस पे, झाड़ियों पे रखता था, कभी जो बड़े बड़े क्रीपर्स के पौधे होते थे उन्हें फाड़ देता था, ब्रांचेस तोड़ रहा था। और फिर वो कहता है कि क्या आपको पता है कि एक हाथी जब पागल हो जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है? Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. Now, in emulation means in an effort to match or surpass a person or achievement, typically by imitation. जब आप किसी की कॉपी करते हैं और इतने अच्छे से उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि आप चाहते हैं कि आप उससे भी अच्छा परफॉर्म करें, उससे भी बेटर परफॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड एम्यूलेशन। तो ईश्वरन उस पागल हाथी की नकल उतारता था, वो भी खड़ा हो जाता था, इधर उधर अपने पैर मारता था, पटकता था, ये दिखाने के लिए कि वो जो मैड एलिफेंट है, पागल हाथी है, वो ऐसे करता था। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन। फिर वो फर्दर अपनी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ टाउन।
breaking the fences down like matchsticks, he would continue. फर्दर वो कहता है कि जो हाथी है ये हमारे शहर के बाहर के एरिया में पहुंच जाता था. आउटस्कर्ट्स मीन्स द आउटर बाउंड्री. फिर वो सारे फेंसेस भी तोड़ देता